हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इनके मैथ्स पे। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम CHSL प्री एग्जामिनेशन 2022 जो कि आपका मार्च में लिया गया है पेपर मार्च 2023 में, उसमें 9 मार्च को जो पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चन थे और पूरे 25 क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 1 एंड 2 दोनों शिफ्टों का सॉल्यूशन ऑलरेडी डाल रखा है। इसके साथ साथ जो CRPF HCM का पेपर हुआ था इसका भी सॉल्यूशन मैंने डाल रखा है 2 शिफ्टों का। अब जब तीसरी शिफ्ट इसका सॉल्व करूंगा फिर तीसरी शिफ्ट उसका, दोनों मैं पैरेलली लेके चल रहा हूं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ लोग हैं जो CRPF की वीडियो चाहते हैं, कुछ लोग CHSL की वीडियो चाहते हैं, इसीलिए मैंने दोनों ही कैटेगरी अभी कंटिन्यू रखा है। एक CHSL की वीडियो आती है फिर एक CRPF की आती है, तो दोनों, हालांकि CRPF का जो लेवल है वो कंपैरेटिवली अप है CHSL वाले से, यानी कि उसका लेवल ज्यादा बेटर है। उसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन या जिस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली CGL में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं CRPF HCM वाले पेपर में। तो इसका मैथ्स का जो सोल्यूशन है वो आप जरूर देखिए अगर आप CGL प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर CHSL के लिए, CHSL का मेंस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ठीक है। फिलहाल ये जो वीडियो है ये डेफिनेटली दोनों के लिए ही हेल्पफुल है, चाहे आप CGL के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर CHSL के प्री या मेंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल इनके मैथ्स संधू कुमार पे नए हैं तो जरूर से हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर लें ग्रुप को, जहां आपको PDF मिलती रहती है। इंस्टाग्राम पे आप इनके मैथ्स सर्च करें और वहां पर मुझे फॉलो कर लें, जरूर कर लें अगर हैं इंस्टाग्राम पे तो। ठीक है, बाकी ये थर्ड शिफ्ट है जो कि 2:30 बजे से 3:30 बजे तक चली थी। और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा का है, आपको गिवन है यहाँ पर k प्लस 1/k+2 इक्वल टू 0 वर k इज लेस देन 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k टू द पावर 17 प्लस 1/k टू द पावर 11। देखो, सबसे पहले मैंने कल या उससे पीछे वाले वीडियो में आपको बताया था, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन था जहां आपको ये दिया था k प्लस 1/k इज 2। ये अगर 2 के बराबर है तो मैंने बोला था कि k की वैल्यू को हम 1 लेंगे, और अगर ये -2 के बराबर है तो k की वैल्यू को हमें -1 लेना है। ये भी मैंने उसी वीडियो में और उसी क्वेश्चन में बताया था। तो यहां पर बेसिकली k की जगह पर -1 अगर आप पुट करोगे, ये पावर भी ऑड है, ये पावर भी ऑड है, तो दोनों -1 ही रह जाएगा और ये -2 देगा आपको। मींस ऑप्शन फर्स्ट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंग्लिश में मैंने नहीं लिखा है बिकॉज इंग्लिश हिंदी सेम है। आपको गिवन है यहाँ पर a प्लस b प्लस 2c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू व्हाट। देखो, आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद होगा, दैट इज a प्लस बी प्लस सी। मैं लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूं, ठीक है, या फिर राइट टू लेफ्ट ही लिख देते हैं। इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आपको पता होगा, दिस इज होल क्यू नॉट स्क्वायर। तो ये चीज अगर आपको पता है, सॉरी ऐसे नहीं, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एंड -3 ये बी सी होता है। ये चीज अगर आपको याद है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। जैसे यहां पर देखोगे आप कि ए की जगह पर ए है, बी की जगह पर बी है, लेकिन सी की जगह पर 2c है, तो डेफिनेटली आपका जो फाइनल आंसर बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और प्लस सी की जगह पर 2c है तो 2c का क्यूब कितना हो जाएगा 8c क्यूब। ठीक है, और इतने से ही आप आंसर निकाल पाओगे। देखो, यहाँ 8c क्यूब नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है तो निगेटिव में है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप पूरे फॉर्मूले पे सेट कर दोगे तो ये पूरा फॉर्मूला भी आपका निकल के आ जाएगा, जिसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि टाइम ज्यादा आपका वेस्ट होगा वैसे में, जिसकी जरूरत नहीं है। साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69। देखो, अगर कभी भी आपको ऐसा केस दिखे कि साइन स्क्वायर ए है प्लस साइन स्क्वायर बी है, और ये सेम कॉस के लिए भी लगेगा, और a प्लस बी अगर 90 डिग्री हो तो आपको पता है कि ऐसे केस में इसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, और इसका आंसर 1 होगा, ऑप्शन 4। कैसे, मान लो अगर मैं साइन स्क्वायर 21 को ऐसे रहने दूं, इसको मैं चेंज करूं तो 69 को मैं लिख सकता हूं कि ये 90 माइनस 21 है, और ये साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर रहेगा। अब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर 21 हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ही आप याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि हाफ ऑफ अ सर्टेन सम इज लेंट, यानी कि 1/2 है, एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट 2/5 of the remaining sum is lent 25% rate of interest. The remaining sum is lent at 10% rate of interest if the simple interest received on the total sum for 2 years is rate 360 rupees. Then the sum आपसे पूछ रहा है क्या होगा, यानी कि मूलधन आपसे पूछ रहा है कि शुरू में क्या था। देखो, उसका आधा हिस्सा 20% पर लगा,
फिर 2 बाई जितना बचा उसका 2/5 25% पर लगा, और शेष जो है वो 10% पर लगा, और ओवरऑल 2 साल बाद आपको 360 रुपए का ब्याज मिला है। ठीक है, अब देखिए मान लो यहाँ पर मैं सम को मान लेता हूं कि जो सम है यानी कि प्रिंसिपल है वो 100 है। अगर 100 है तो पहले केस में ये कह रहा है कि हाफ जो है वो 20% पर लगाया जाएगा। हाफ यानी कि 100 का आधा 50। यहाँ पर कितना इंटरेस्ट मिलना है आपको, 1 साल में 20%, और 2 साल की बात है 2 साल में यहाँ 20% मिल जाएगा। ठीक है, अब 50 रुपए यहाँ लग गया इसमें से, तो बच गया और 50 रुपए। उस 50 का 2/5, 50 का 1/5 10 होता है, तो 2/5 हो गया 20। ठीक है, तो यहां पर अगर आप 20 देखोगे तो इस पर 25% का ब्याज लगना है। 25% 1 साल में, तो 2 साल में यहाँ 50% का ब्याज लगेगा। अब देखो 100 में से 50 और 20 70 निकल गया, तो और बच गया 30, और जो रिमेनिंग है उस पर 10% का 1 साल में लगेगा, तो 2 साल में उस पर 20% का ब्याज लगेगा। अब यहां देखो 50 का 20% यानी कि कितना हो गया भाई, ये हो गया 50 का 20 40% यहाँ होगा ना, सॉरी 1 साल में 20% लगता है, तो 2 साल में 40% हो जाएगा, तो 20 रुपए यहाँ लग गए। ठीक है, अब मैं इंटरेस्ट लिख रहा हूं 20 रुपए यहाँ, यहाँ पर 20 का 50% इसका मतलब आधा। ठीक है, तो 10 रुपए यहाँ, और 20 का 30% या 30 का 20% तो 6 रुपए यहाँ। तो टोटल जो इंटरेस्ट बन गया ये 36 रुपीज बन गया, लेकिन क्वेश्चन में 360 है इंटरेस्ट, तो एक की वैल्यू 10 आ गई, और 100 हमारा सम था, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहां पर कह रहा है कि आउट ऑफ टू नंबर्स 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 14% ऑफ द लार्जर नंबर। इफ द सम ऑफ बोथ द नंबर्स इज 8942, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या है, देखो छोटी संख्या का 20% और बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। छोटी संख्या मान लो अगर a है तो a का 20%, बड़ी संख्या अगर b है तो b के ये 14% के बराबर है। तो यहां से काटोगे अगर, तो मान लो ये आपका 10 दूना 20 और 7 दूना 14, तो a और b का जो रेशियो आ गया ये कितना आ गया, 7/10 का। आपसे बड़ी संख्या का मान पूछा है, यानी 10 का मान पूछा है। टोटल कितना बन रहा है, 10 और 7 17, लेकिन क्वेश्चन में टोटल 8942 गिवन है। सम हमने इक्वेट कर दिया, इससे काटोगे 17 से तो ये 17 पिछे पे 86 और बचेगा आपके पास 4 4, तो 17 दूना 34, 17 छके 102। एक की वैल्यू इतनी आई, बड़ी संख्या 10 है, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 2 6 and 0। 5 2 6 and 0 मींस ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 6, और ये है आपका स्टैटिक से क्वेश्चन है, या फिर आप इसको डीआई बोल सकते हो। A1 जो है, देखो इसमें कुछ क्वेश्चन हो सकता है जो इसके इंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं वो मैंने नहीं लिया है, यहाँ पर डायरेक्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको मैंने लिया है। A1 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स एंड ट्रक्स बाई ऑल द 5 कंपनीज। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन लेना है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स एंड ट्रक्स, यानी कि जितने बाइक हैं और जितने ट्रक का प्रोडक्शन हुआ है दोनों का डिफरेंस टोटल 5 कंपनियों का मिला के। और A2 क्या है, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स बाई कंपनी DFH का एवरेज। तो सबसे पहले अगर मैं A1 की बात करूं तो आप बोलोगे A1 जो है वो टोटल बाइक और टोटल ट्रक का डिफरेंस है, तो या तो इनको सम करके और इनको सम करके डिफरेंस ले लो, या डायरेक्ट ही डिफरेंस लेने की कोशिश करोगे। जैसे मान लो हम इसमें से इसको माइनस ही करने वाले हैं ओवरऑल, तो ये 500 से ये 500 तो चला गया, इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है, 300 से 300 चला गया। ठीक है, और अगर आप बात करते हो कुछ और जाने वाला है, 4 2 6 और 1 7, तो जोड़ ही लो अब कितना बच गया। देखो ये 700 और 4 और 2 6 और 1 7, ये 1400 रह गया। ये कितना रह गया आपका, 6 और 2 8 और 6 1450 रह गया। तो डिफरेंस कितना का आ गया, 50 का, और यही A1 की वैल्यू हो गई। A2 की अगर आप बात करो तो ये कह रहा है कि DF और H का एवरेज बाइक के लिए, DFH, D कितना है भाई 700, F कितना है 500 और H कितना है 300। तो 7 5 12 और 3 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 500 आ जाएगा, यही आएगा। अब रेशियो निकाल लो, किसका रेशियो बताना है, A2/A1। A2 कितना है 500 और A1 कितना है 50, तो ये 10 बार में कटेगा, तो 10 इज द आंसर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12। आपसे पूछ रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर इन सर्कल का रेडियस, इन सर्कल का रेडियस क्या होता है, दिस इज a/2√3। a कितना है यहाँ पर 12 है, और बाई 2 और √3 से ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 और दूना 6 दूना 12, दिस इज 2√3, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अ कार लेफ्ट 60 मिनट्स अर्ली than the scheduled time, but in order to reach its destination 280 km away in time, it has to slow its usual speed by 14 km per hour. What is the usual speed of the car?
अब यहाँ पे बेटर होगा कि हम ऑप्शन के थ्रू ही चल लें। जैसे मान लो 280 किलोमीटर चलना है, ठीक है, तो आप देखो कि अगर वो 66 के हिसाब से चलता, पहली बात कि 66 को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, 77 को भी नहीं कर रहे हैं, और मेरी मानो तो इसको भी ना करो, ये आंसर करेगा। तो इसको ही पहले आप चेक करो। क्यों? क्योंकि ये सारे ऐसे नंबर है जो डायरेक्टली इसको कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे ये कैंसिल हुआ क्योंकि इसमें 11 है, 280 कटेगा नहीं 11 से, इससे भी 280 नहीं कटेगा, इसमें 9 है, 9 से भी ये नहीं कैंसिल आउट हो रहा है। तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है जिसे हम सबसे पहले चेक करेंगे। अब मान लो नॉर्मल स्पीड अगर 70 की थी तो 280 किलोमीटर जाने में उसको 4 घंटे लगते, 7 चौके 28, 4 घंटे। अब अगर वो स्पीड 14 कम कर ले, 70 से 14 कम कर लेगा तो स्पीड उसका 56 रह जाएगा, और तब 280 चलने में वो 56 बचे, यानी कि अब उसे 5 घंटे लगेंगे। 5 घंटे लगेंगे, स्पीड 14 धीमा कर लिया 70 से, तो 1 घंटे का समय ज्यादा लग गया। 1 घंटे का यहाँ पर अंतर आ भी रहा था, तो 70 ही आंसर है, सीधी सी बात है। 1 घंटे का अंतर आया ना, उसने 1 घंटे पहले चल लिया। 1 घंटे पहले चलने का मतलब अब उसके पास 5 घंटे हैं, तो उसे 14 कम करनी पड़ेगी, यानी कि अब वो 56 की स्पीड से चलेगा, तभी तो 4 घंटे में पहुंचे, क्योंकि 1 घंटे तो पहले ही ले लिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स इज 77 एंड 154 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियाई। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन हो गया। होमवर्क का आंसर कैसे करना है, आपको लिखना है हैशटैग एनके मैथ्स बिना किसी स्पेस के, फिर आपको स्पेस देना है और लिखना है क्वेश्चन नंबर 9 और इसका आंसर ABCD जो भी आपको ये लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और सीरियस एस्पिरेंट हो तो ये जरूर करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आसान क्वेश्चन है तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको P रेशियो Q दिया है, Q रेशियो R दिया है, R रेशियो, तो आपसे PRS पूछ रहा है, P और R और S, ठीक है। देखो सबसे पहले ये समझ लो कि अगर ऑप्शन के थ्रू आप जाना चाहो तो आप देखोगे कि यहाँ पर आर एस का जो रेशियो है वो 2:1 है, तो चाहे किसी भी तरीके से लिख लो आर एस का रेशियो 2:1 ही रहेगा। यहाँ पर आप देखोगे कि काटोगे आर और एस को तो 2:1 नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है, यहाँ 2:1 बन रहा है, यहाँ पर भी ये 2:1 नहीं बन रहा है, तो यही आंसर हो गया। ज्यादा चेक करने की और दिमाग चलाने की जरूरत नहीं। अब किसी दोस्त को ये नहीं समझ आया हो कि यहाँ पर आर एस 2:1 कैसे है, तो देखो ये आर है और ये एस है, इसको काटोगे तो ये 2 और 1 का रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 नंबर की बात करूं, ये कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट जेड, एक्स वाई इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट विच टचेज द सर्कल्स एट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज एंगल एक्स वाई एंड जेड। देखो ये क्या कह रहा है कि ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, आइडेंटिकल सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल सेम, ठीक है, और ये जेड पे एक दूसरे को टच कर रहा है, तो ये हो गया जेड अपने पास। और ये कह रहा है कि इसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है वो एक्स वाई है, ठीक है। मान लो ये हो गया अपने पास एक्स और ये हो गया वाई, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया। अब इसमें कह रहा है कि एंगल एक्स वाई और जेड बता दो, इसको मिला दिया हमने, इसको भी मिला दिया, एंगल एक्स वाई जेड, ये वाला एंगल पूछ रहा है कि ये क्या होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने जितना सोचा इस क्वेश्चन के बारे में, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है। कैसे, आप देख लो। जैसे मान लो एक आपने पढ़ा होगा, पहले नहीं पढ़ा होगा तो अभी समझ लीजिए, ये एक सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल इसको एक्सटर्नली टच कर दिया, और ये हो गया इनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, और ये हो गया पॉइंट जहां पर ये टच कर रहे हैं, ये लाइन भी मैंने यहाँ पे मिला दिया। अब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बन रहा है, लेट से इसमें मैं नाम रख देता हूँ कि ये ए बी और सी है, तो ऐसे में देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन होती है सेम, क्योंकि ये सारे टेंजेंट्स ही हैं और एक ही पॉइंट से खींची गई टेंजेंट्स जो होती हैं वो सेम लेंथ की होती हैं। तो ऐसे केस में जो एंगल ए बी सी होता है ये कितना होता है, 90 डिग्री, ये आपने पढ़ा होगा। अब ए निकालोगे तो ये 90 माइनस यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा ये वाला, ठीक है, वो हो जाएगा। हालांकि इसको हटाओ, इससे उतना मतलब है नहीं, अभी बस ये याद रखो कि ये वाला जो होता है ये 90 डिग्री होता है। दूसरी चीज की आपने ये पढ़ी होगी कि एक सर्कल में अगर कोई टेंजेंट खींचा जाए तो जब रेडियस को हम टेंजेंट जहां पे टच करता है उस लाइन को ड्रॉ करते हैं, तब यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है और ये 90 डिग्री होता है। और इसमें देखोगे कि ये सेंटर से पास भी नहीं हो रहा है, सेंटर मान लो यहाँ पे है लेट से, और सेंटर से इसको मिलाएंगे तब ये वाला एंगल इसका 90 डिग्री आएगा, ये एंगल 90 डिग्री आएगा। तो ये जो थीटा हमसे पूछा है ये डेफिनेटली लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो आप ऑप्शन देखोगे इसमें जो एसएससी सही आंसर किया है वो 90 डिग्री को किया है, जो कि गलत है। 90 डिग्री इसको बोलता है जेड को, तो मैं मान लेता, लेकिन ये एक्स या वाई 90 डिग्री नहीं होगा, ये एक्स और वाई दोनों ही 90 डिग्री से छोटे होंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बाकी इस क्वेश्चन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में मुझे जरूर बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है आपके पास 1 + tan - sec + 1 + cot और प्लस cosec, इसका वैल्यू बताना। अब ये क्वेश्चन जो है ये तो PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। ये पहले जो है
एसएससी सीजीएल मेंस में भी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, और मैंने कराया भी है मेंस का। जो ट्रिगो क्वेश्चन मैंने 2011 से 2018 तक का कराया है पेपर, ठीक है, जिसमें ट्रिगो के सारे मैंने मेंस में आए हुए क्वेश्चन कराए हैं, उसमें एक क्वेश्चन मैंने करा रखा है। इसका डायरेक्ट आंसर मैंने बोला भी था कि 2 आप याद रख लो, या फिर थीटा यहाँ पे आप 45 पुट कर सकते हो, तो ये बनेगा 1 + 1 और -√2, और ये कितना बनेगा 1 + 1 और प्लस का √2, यही बनेगा 45 पे। अब ये देखो, ये 2 -√2 हो गया और ये बन गया 2 + √2, तो a + b × a - b यानी कि a² - b², तो 2 आ जाएगा 4 - 2 = 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 13 नंबर की, यहाँ पे कह रहा है आपके पास x अकेले काम को 18 दिनों में और y उसे x द्वारा लिए गए समय के आधे समय में कर सकता है, दोनों साथ काम करते हुए। यानी कि x 18 दिन में करता है तो y जो होगा ये 9 दिन में ही करेगा। एलसीएम 18 आ गया, इसका अगर 1 होगा तो इसका 2 होगा, तो ये 3 के हिसाब से 18 यूनिट के काम को करेंगे तो 6 दिन लगेगा। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि एक साथ काम करते हुए उसी काम का कितना हिस्सा वो पूरा कर सकते हैं एक दिन में। 6 दिन में जब पूरा काम कर सकते हैं तो एक दिन में 1/6 ही करेंगे, या ऐसे भी आप देख सकते हो 1 और 2 3 काम करेंगे, टोटल कितने का भाई 18 का, तो ये 1/6 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं और अगले सवाल पर आता हूं। ये कह रहा है इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स इन S1 इज हाउ मच % लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन S2। S1 में देखो, S1 में लड़कियां कितनी हैं, अब यहां पर लड़के और लड़कियों के बारे में कुछ कंफर्म नहीं है, मैं क्वेश्चन देख लेता हूं एक बार। अच्छा देखो, क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन था उसमें साफ साफ लिखा है कि ये बस लड़कियों की संख्या को ही दर्शाया गया है, इसमें लड़के नहीं है। तो S1 में डायरेक्ट देख लो, S1 में 400 है और S2 में कितने हैं 1000, तो 1000 से ये कितने कम है 60%, ऐसे ही दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ठीक है 14 का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का आ गया, 1/2 और 3/4 और डिवाइडेड बाई इतना। तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा और इसको देखो यहाँ पर बीच में प्लस आ गया ना, तो हम इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया 1/2 और प्लस ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बस 3 बचेगा, प्लस यहाँ पर 2 दूना 4, तो ये 3/2 आ जाएगा, इसको मैं काट रहा हूं, और ये प्लस 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम तो 4 हो गया, या इनको एक साथ ऐड कर लेते हैं पहले, 3 और 1 4 का आधा 2, इसको भूल जाओ, ये हो गया 3 और 1 4 का आधा 2 और 3 5 और प्लस 1/4, तो 5 चौके 20 और 1 21/4, तो ये आ गया। इसको सॉल्व करो जो नीचे वैल्यू गिवन है उसको, तो इसको हम यहां से यहां तक सॉल्व कर लेते हैं और यहां से यहां तक, क्योंकि बीच में माइनस है। तो ये देखोगे कि ये 2 से 2 दूना 4 कटेगा, तो ये 3/8 आ गया, और माइनस ये 2 से 2 दूना 4 कटेगा, तो 1 मिनट, ये 2 दूना 4, तो 3/4 दूना 8, और माइनस ये 2 दूना 4, यार यहाँ पे चेंज आ रहा है ना, ये जो है ये बेसिकली ये 3/8 सही है, माइनस देखो ये 1/2 तो ऐसे रहेगा, लेकिन ये जो 3/4 है ना ये चेंज होगा 4/3, और इंटू 1/4 तो रहेगा ही, तो ये 2 से 4 ही काट लो, ये 1/6 आ रहा है, बेसिकली 1/6 ये इतना पार्ट बच रहा है। तो ये एलसीएम बन जाएगा आपका कितना, यहाँ पर 8 छक्के 48 का आधा 24, तो 8 तिया 24, 3 तिया 9 और 6 चौके 24, तो ये आ गया 9 में से 4 माइनस करोगे 5/24, बस। तो ये चीज लिख लो, ये 21/4 था और ये 5/24 है, तो ऊपर बचा 5/24 और नीचे 21/4, तो ये 4/21 बनेगा। नीचे वाली वैल्यू पहले नहीं, हमने नीचे वाली वैल्यू लिखी है ना, ये उल्टा हो रहा है, इसको मिटाने दो। ये चीज ऊपर वाली वैल्यू है, तो 21/4 ऊपर आएगा और नीचे आएगा 5/24, तो ये 21/4 गुणा में 24/5, तो ये 4 छक्के 24 और 21 छक्के 126, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अगले सवाल पर आता हूं। ये कह रहा है कि एक घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने से 10% का लॉस होता है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो बता दो। अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने से 10% का लॉस होता है। मान लो मार्क प्राइस जो है वो 100 है, ठीक है, या चलो मान लो 100 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो एसपी कितना हुआ इसका 4/5, यानी कि ये 80% हो गया, यानी कि 80 रुपए में बेचा, तो 80 रुपए में बेचने से उसको कितने का लॉस हो गया भाई, 10% का लॉस हो गया, ठीक है। 80 रुपए में बेचने से उसे 10% का लॉस हो गया, यानी कि 90% ही मिला उसको। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये 9 को इधर ला दो, तो ये 80/9 और 1 जीरो और आएगा 800/9। अब रेशियो निकाल दो, एमपी का सीपी से पूछ रहा है, तो एमपी कितना हो गया आपके पास 100 और सीपी हो गया 800 और बटा 9, यानी कि ये 900, तो 2 जीरो से 2 जीरो 9 और 8 का रेशियो आएगा ऑप्शन 1।
दूसरा तरीका भी हो सकता है जो आपके लिए इजी होगा, जो एमपी और सीपी का डायरेक्ट हम रेशियो लिखते हैं वो वाला। जो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा, जैसे एमपी का सीपी से हम रेशियो लिखते हैं तो एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस, ठीक है, अगर लॉस होगा तो माइनस है। और सीपी जो होता है ये होता है अपने पास 100 और माइनस का डिस्काउंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो यहाँ पर एमपी यानी कि मार्क प्राइस के 4/5 पर बेचा, यानी 5 था मार्क प्राइस तो 4 पर ही बेचा, तो डिस्काउंट कितना दे दिया, 1 का डिस्काउंट 5 पे दिया, यानी कि 20% का डिस्काउंट हो गया। और लॉस दिया ही है आपका 10% का, तो बस इनका यूज कर लो इस फॉर्मूले में। तो 20% का डिस्काउंट है तो ये 100 माइनस 20 यानी कि ये 80 आएगा, और 10% का लॉस है तो ये 100 माइनस 10 ये 90 आएगा, और 0 से 0 काट लो, 9 और 8 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 आने वाला है। 15 व्यक्तियों की औसत भार 30 केजी है, नया व्यक्ति 78 केजी का है, समूह में शामिल हो जाता है तो 16 व्यक्तियों का भार कितना होगा। देखो भाई, औसत 30 था तो जो बंदा आया उसे 30 ही लेकर आना था, लेकिन वो 30 से कितना ज्यादा लेके आ गया, वो 48 ज्यादा लेके आया। तो अब जितने भी लोग हैं उनमें 48 बराबर बराबर बंट जाएगा। अब 16 लोग हैं तो 16 लोगों में 48 बटेगा तो सबका 3-3 बढ़ जाएगा। पहले से 30 था, अब 3 बढ़ के 33 हो जाएगा, ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, इसमें आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच ए फॉर द ईयर 18 टू द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच सी ऑफ द ईयर 2020। देखो यहाँ पर ये गिवन है कि 18 वाला ये कलर है, ऑरेंज जो है वो 19 वाला है, और जो ये है आपका ग्रे कलर ये 20 वाला है। ठीक है, तो आपसे ये कह रहा है कि ए बता दो 18 में, 18 ये वाला है और यही ए का है तो ये 14 हो गया। और सी का बताना है 20 में, 20 कौन सा है भाई, ग्रे कलर 70, तो 14 और 70, देखो 14 रेशियो 70, 14 25 70 15, ऑप्शन फर्स्ट। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये सिफ्ट ही इजी लग रहा है अभी तक तो। अगला कह रहा है कि राम परचेजेस 2 वॉचेज फॉर रेट दिस बाय सेलिंग वन वॉच एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड द अदर एट लॉस ऑफ 10%। ही निदर अर्न्स प्रॉफिट नॉट सफर्स लॉस, यानी कि प्रॉफिट या लॉस का केस ही नहीं है यहाँ पर, पूरे ट्रांजेक्शन पे उसे ना फायदा हुआ ना लॉस हुआ। तो कॉस्ट प्राइस दोनों का पूछ रहा है, ठीक है, कि दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है। एलिगेशन लगाना बेस्ट होगा यहाँ पर, सबसे आसान है। जैसे देखो, एक तो आप सम चेक कर सकते हो कि 3500 आना चाहिए, लेकिन लगभग लगभग सब में ये 3500 आपका आ जाएगा। ये नहीं आ रहा है 3500, तो ये तो नहीं होने होगा, ये आ जाएगा मुझे लगता है 2 2 4 1 5, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज समझना आप कि एलिगेशन लगाओगे तो एक पर 25% का प्रॉफिट है मान लो ए पर, और बी दूसरे पर 10% का लॉस है। ओवरऑल कोई फायदा नहीं है, यानी कि ओवरऑल 0% पे है वो। अब इसको माइनस कर दो तो ये गैप 10 का आ जाएगा और ये 25 का आ जाएगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा 2 और 5 का। तो टोटल वैल्यू 7 आ गया सीपी के लिए, लेकिन क्वेश्चन में सीपी 3500 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 500, तो इसकी 2 पच्चे 10 यानी कि इसकी 1000 हो गई, और ये हो गया 5 पच्चे 25 यानी कि ये 2500, तो 1000 और 2500 ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, और अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो बिना लाइक किए जाए नहीं। ठीक है, लाइक किए और फिर कमेंट किए तब जाइए। नेक्स्ट 10 दिया है, साइन पूछ रहा है, तो ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, ये कोई भी कर लेगा क्योंकि ये पी है ये बी है, तो एच निकालोगे और साइन निकाल सकते हो आप इजीली। अगला सवाल कह रहा है कि ट्रायंगल डीईएफ में एम और एन क्रमशः डीई और डीएफ के मध्य बिंदु हैं, एम एन ईएफ के समांतर है और ये दिया हुआ है, तो एमई की लेंथ बतानी है। देखो चलो मान लो मैं एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ जिसका नाम अपने पास है क्या, डीईएफ। ठीक है, अब डीई और डीएफ में जो मिड डीई और डीएफ, एम और एन यहाँ पर है, डीई और डीएफ पर ये एम है ये एन है। एम एन जो है वो ई एफ के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अच्छा, पैरेलल होने से एक बात आप समझ गए हो कि अगर ये इसके पैरेलल है, बेस पैरेलल हो गया, तो जो ट्रायंगल आपका डी एम एन है ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, डी ई और एफ के, और ये सिमिलर हो गया तो भुजाएं समानुपाती होंगी। आपसे एम ई पूछ रहा है, मान लो एम ई अगर एक्स है तो आप लिखोगे एक्स और बटा ये टोटल वैल्यू यानी डीई की, और इक्वल टू इधर आप लिखोगे जो जो गिवन है आप लिख लो यहाँ पर, एम एन 2 और 5 है, एम एन ये 2 है तो ये 5 है, रेशियो की मैं बात कर रहा हूं। और डीई जो है वो ओवरऑल आपको वैल्यू दे ही रखा है कि डीई ये जो है टोटल ये आपके पास 60 है। ठीक है, तो रेशियो हम देखो, ये रेशियो 2 5 दिया है तो मैं 2 5 ही ले लूंगा, 2 और ये 5 ले लिया मैंने, ये कुछ नहीं है। तो ये x और डी 60 है और ये कितना आ गया 2/5, 5 से 12 50 60, 12 दूना 24, 24 कहाँ है ऑप्शन 4। ये चीज हमने गलत कर दिया, लेकिन ना 24 नहीं हो पाएगा। कैसे गलत कर दिया, x हमें इसे नहीं इसे मानना था x, क्योंकि ये तो ट्रायंगल का हिस्सा ही नहीं है,
ये केवल MN किसी भी ट्रायंगल की साइड नहीं है, ठीक है। तो x हमने सही निकाला है, x जो है 24 आएगा, लेकिन हमसे ME पूछा है, तो ME जो होगा ये 60 माइनस 24 होगा, जो कि आपका 36 आएगा। तो ये आंसर गलत है और 36 वाला सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल जो है, अपने पास 6 लड़कियों की एक कक्षा में औसत आयु x वर्ष है और ये 4 नई लड़कियां शामिल हो गई, तो नई कक्षा की सभी जो नया औसत आयु होगा वो क्या होगा। देखो पहले से x था, एक लड़की ने 2 कम कर दिया आके, अगला 4 ज्यादा लेके आई, उसकी अगली 8 ज्यादा लेके आई और आखिरी वाली उससे 10 ज्यादा लेके आई। तो ओवरऑल इसमें से माइनस करोगे 2 तो 8 तो 10 10 20 ज्यादा आया। तो जितनी भी लड़कियां हैं अब उनमें 20 बराबर बराबर बढ़ जाएगा। देखो 6 लड़कियां पहले थी और बाद में कितनी लड़कियां आई, 1 2 3 और 4 लड़कियां आई। तो 4 पच्चे 20 यानी 5 5 बढ़ जाएगा, सबका पहले से x था तो अब x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 ही लड़कियां, कितनी लड़कियां बढ़ी हैं भाई मेरे, 4 हमने गलत जोड़ लिया ना, 6 4 10 लड़कियां, 2 बढ़ेगा, सॉरी देखो, क्योंकि 4 लड़कियां तो ये नई वाली ही हैं और 6 पहले से भी तो है ना, तो 10 लड़कियों में बढ़ेगा तो 2 बढ़ेगा, 2 2 बढ़ने का मतलब कि x प्लस। अब ये क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है, तो ये महा होमवर्क है आपके लिए, सबसे आसान। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर में। इसमें कह रहा है कि इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11 देन वैल्यू ऑफ b माइनस ए। b माइनस ए ये 11 से कट रहा है, देखो 5 है, a है, 7 है, 2 है और b है। 11 से कटने का मतलब कि अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस 0 या फिर 11 आना चाहिए, उसका कोई मल्टीपल। तो ये 5 7 12 और ये b है, ये 8 मत समझ लेना, ये b है। तो ये हो गया 5 और 7 12 और प्लस b और माइनस ये आ गया आपके पास a प्लस 2, यही है। ये वैल्यू आपका 0 या फिर 11 होना चाहिए। तो ये देखो बच गया b और माइनस a, और ये 12 में से 2 जाएगा तो ये प्लस का 10 आ गया और इधर आ गया 0 या फिर 11। तो b माइनस a जो आ गया, अगर ये 0 होता तो माइनस 10 होता, तो ये निगेटिव लेना नहीं है, 11 ले लो, 10 11 में से 10 आएगा 1। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ। आखिरी क्वेश्चन पे आ चुके हैं। आखिरी क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड AB ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 90 डिग्री, द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज 6, व्हाट इज द रेडियस। 8 होगा, कोई भी बता देगा। कैसे, मान लो ये AB जो कॉर्ड है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपको पता होगा कि किसी भी सर्कल में जो 90 डिग्री का एंगल होता है सेमी सर्कल पर, वो एक ही कॉर्ड बना सकता है और वो खुद डायमीटर है। AB अगर डायमीटर होता है तो ये एक सेमी सर्कल हो गया और सेमी सर्कल में ही यहाँ पे 90 डिग्री बनना पॉसिबल है। आपने पढ़ा होगा कि सेमी सर्कल में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर ये 90 डिग्री दे दिया है, इसका मतलब AB यहाँ पे डायमीटर हो गया, और अगर ये 16 है तो रेडियस हाफ होगा, 8। बस, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना और लाइक करके जाना। अपने यूट्यूब चैनल NK मैथ्स को सपोर्ट करते रहना ऐसे ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो फिर से CRPF की आएगी, फिर इसकी आएगी, ठीक है। कोई कमेंट ऐसा नहीं आना चाहिए जिससे हमें हर्ट हो, नहीं तो फिर तकलीफ होगी तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। जैसे आप लोग ये कह रहे हो कि भाई CRPF बंद कर दो, CHSL करो, कुछ लोग कहेंगे कि CHSL बंद कर दो, CRPF करो। तो मैं चाहता हूं दोनों चले और इस मामले में आप बस पढ़ाई करते रहें, यही आपकी मुख्य भूमिका है। थैंक यू।